Welcome to Mental Health Academics. Today, we will discuss one of the most central topics in cognitive psychology, that is, the concept of intelligence and intelligence quotient or IQ. This lecture is not meant to be a formula based or memory based session. Instead, the aim is to understand how psychologists define intelligence, why they felt the need to measure it, and what IQ actually represents in a scientific sense. At the same time, we will also be very clear about what IQ does not measure because misunderstanding this concept can lead to serious misinterpretations in education and clinical practice. Intelligence is one of the most central constructs in cognitive psychology. अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडाप्टेशन, तो इंटेलिजेंस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है. Psychologists have long been interested in why people differ in their ability to learn and think. कुछ लोग क्विकली ग्रैस्प कॉन्सेप्ट्स, कुछ को ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर लेते हैं. इस लेक्चर में हम इंटेलिजेंस को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे और समझेंगे कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, क्यों मेज़र करने की ज़रूरत पड़ी और इसका रियल मीनिंग क्या है. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आईक्यू सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को समझने का. सो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस? Intelligence refers to the capacity to learn from experience, reason effectively and adapt to the environment. अगर इसको हम सिंपल शब्दों में बोले, इंटेलिजेंस का मतलब है एक्सपीरियंस से सीखना, नए सिचुएशंस को समझना, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकलना और एनवायरनमेंट के साथ इफ़ेक्टिवली एडजस्ट होना. ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है. अगर कोई इंसान रियल लाइफ सिचुएशंस में लॉजिकल डिसीजंस ले पाता है तो हम उसे इंटेलिजेंट कहते हैं. इसीलिए इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी नहीं बल्कि मल्टीपल कॉग्निटिव स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और एडेप्टेशन. वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशंस इज गिवन बाय डेविड वेचलर. अकॉर्डिंग टू वेचलर, इंटेलिजेंस इज द global capacity of an individual to act purposefully, think rationally, and deal effectively with the environment. इस डेफिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल कैपेसिटी. दिस वन ग्लोबल कैपेसिटी मतलब इंटेलिजेंस कोई एक आइसोलेटेड स्किल नहीं है. वेचलर ने क्लियरली बोला कि इंटेलिजेंस पर्पसफुल एक्शंस को इंक्लूड करती है, रैशनल थिंकिंग को इंक्लूड करते हैं और एनवायरनमेंट से इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन को इंक्लूड करते हैं. मॉडर्न साइकोलॉजी इंटेलिजेंस को मेजरेबल मानता है, लेकिन ये भी मानता है कि इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है. इंटेलिजेंस के नेचर को हम कुछ की पॉइंट्स में समझ सकते हैं. फर्स्ट, इंटेलिजेंस इज एडेप्टिव इन नेचर और वी कैन से इंटेलिजेंस एज एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब इंसान अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है. सेकंड, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. सो अगर कोई एक्शन बिना पर्पस के हो तो उसे इंटेलिजेंट बिहेवियर नहीं कहेंगे. थर्ड, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, राइट. सो अगर कोई गलती बार बार रिपीट हो रहा है तो लर्निंग नहीं हो रही है. और फाइनली, इंटेलिजेंस इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट फंक्शनिंग. दैट मीन्स जो बिहेवियर एक सिचुएशन में इंटेलिजेंट लगता है हो सकता है दूसरी सिचुएशन में ना हो. यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंटेलिजेंस को मेज़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले, इंटेलिजेंस टेस्टिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग. एजुकेशन में इंटेलिजेंस टेस्ट एकेडमिक प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है. क्लिनिकल सेटिंग में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या गिफ्टेडनेस आइडेंटिटी करने के लिए भी इंटेलिजेंस का टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है.
रिसर्च और पॉलिसी डिसीजन में भी इंटेलिजेंस स्कोर्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस मेजरमेंट किसी भी इंसान की टोटल वर्थ डिफाइन नहीं करते हैं। आईक्यू स्कोर सिर्फ एक इंडिकेटर है, कोई जजमेंट नहीं होता। सो लेट्स टॉक अबाउट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इंटरेस्ट साइकोलॉजी में काफ़ी पहले से था, लेकिन अर्ली साइकोलॉजिस्ट के पास ऑब्जेक्टिव टूल नहीं थे इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन जैसे मेथड सब्जेक्टिव थे। जब मास एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुए तब एक नीड एराइज हुई चिल्ड्रन को सिस्टमेटिकली एसेस करने की। इसी नीड के चलते स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। These slides talk about Alfred Binet and the origin of IQ testing. मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्टिंग की फाउंडेशन अल्फ्रेड बाइनेट ने रखी। 1905 में अल्फ्रेड बाइनेट और साइमन ने फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया फ्रांस में। पर्पस ये था कि चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया जा सके जो स्पेशल एजुकेशनल सपोर्ट रिक्वायर करते थे। बाइनेट का एक बहुत प्रोग्रेसिव व्यू था। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होते हैं बल्कि मॉडिफाइबल होते हैं। उनका फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर था, ना कि सिर्फ मेमोरी या रोट लर्निंग पर। तो यहाँ से आता है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। मेंटल एज का मतलब होता है एक चिल्ड्रन का इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस किस एज लेवल के एवरेज परफॉर्मेंस के बराबर है। It represents how a child performs compared to average performance at a given age. For example, अगर 8 साल का चाइल्ड टास्क परफॉर्म कर रहा है जो नॉर्मली 10 ईयर्स ओल्ड का है, तो उसका मेंटल एज 10 ईयर्स होगा। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज अलग चीज़ होती है। क्रोनोलॉजिकल एज सिर्फ बायोलॉजिकल एज होती है ईयर्स के हिसाब से। साल 1912 में विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने एक सिंपल फार्मूला दिया, दैट इज IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम हो तो IQ 100 होता है, जो एवरेज इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, मेंटल एज अगर किसी बच्चे का 10 है और क्रोनोलॉजिकल एज 10 है तो उसका IQ होगा 100। इस फॉर्मूला ने इंटेलिजेंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल बना दिया। रेशियो IQ का कॉन्सेप्ट तो आ गया और ये यूज़फुल भी था, लेकिन इसमें लिमिटेशंस भी थी। एडोलसेंस के बाद मेंटल एज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं करती। एडल्ट्स के केस में रेशियो IQ अनरिलायबल हो जाता है। इस लिमिटेशंस के कारण साइकोलॉजिस्ट ने अल्टरनेटिव मेथड्स डेवलप किए। आज के कॉन्टेक्स्ट में रेशियो IQ मोस्टली हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ए 40-year-old does not have a mental age of 40 in the same sense as a child has. Because of this, ratio IQ tends to underestimate adult intelligence. इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइकोलॉजिस्ट ने डेविएशन IQ का डेवलप किया। सो लेट्स सी व्हाट डेविएशन IQ इज। डेविएशन IQ compares an individual's performance with others belonging to the same age group. Instead of mental age, the focus is on how much a person's score deviates from the average. The average IQ score is fixed at 100. So if a person performs better than the average of their age group, the IQ is above 100. If lower, the IQ is below 100. Modern intelligence tests use deviation IQ because it provides a more accurate and age-appropriate comparison. स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट को लुइस तरबर्न ने 1916 में डेवलप किया। यह बाइनेट साइमन स्केल का अमेरिकन एडेप्टेशन था। इस टेस्ट ने
रीजनिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पर फोकस किया। टाइम के साथ स्टैनफोर्ड बाइनेट स्केल में मल्टीपल रिवीजन हुए और आज ये डेविएशन, आईक्यू और ब्रॉडर कॉग्निटिव डोमेन्स इंक्लूड करता है। लेट्स टॉक अबाउट वेचलर्स इंटेलिजेंस स्केल। David Wetzler, a clinical psychologist, gave a widely accepted definition of intelligence. He defined intelligence as the global capacity to act purposefully, think rationally, and deal effectively with the environment. Wetzler emphasized that intelligence is not a single ability. Instead, intelligence is a profile of multiple cognitive abilities which may vary from person to person. Now we come to one of the most important contributions in intelligence testing, the Wetzler intelligence scales. David Wetzler strongly believed that intelligence changes across the lifespan. इसीलिए एक ही टेस्ट हर एज ग्रुप के लिए सुइटेबल नहीं हो सकता। इस रीजन से वेचलर ने डिफरेंट एज स्पेसिफिक इंटेलिजेंस स्केल्स को डेवलप की, जैसे कि WAIS, Wetzler Adult Intelligence Scales, used for individuals 16 years and above. WISC, which stands for Wetzler's Intelligence Scales for Children, generally used for children 6 to 16 years. Next one is WPPSI, Wetzler Preschool and Primary Scales of Intelligence, designed for preschool children roughly 2.5 years to 7 years. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, वेचलर्स टेस्ट सिर्फ एज के बेसिस पर अलग नहीं होते, बल्कि टास्क डिफ़िकल्टी, इंस्ट्रक्शंस और स्कोरिंग पैटर्न भी एज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी और एजुकेशनल असेसमेंट में ये स्केल्स वर्ल्ड वाइड गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स मेजर्ड इन मॉडर्न आईक्यू टेस्ट। मॉडर्न आईक्यू टेस्ट स्पेशली वेचलर स्केल्स इंटेलिजेंस को सिंगल स्कोर के रूप में नहीं देखते। इंस्टेड इंटेलिजेंस को मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है जो डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है वर्बल कॉम्प्रहेंशन। ये लैंग्वेज बेस्ड एबिलिटीज़ को मेजर करता है, जैसे वर्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एबिलिटी टू एक्सप्लेन आइडियाज वर्बली एट्सेट्रा। दूसरा कंपोनेंट है परसेप्चुअल रीजनिंग। यहाँ नॉन वर्बल प्रॉब्लम सॉल्विंग और विजुअल स्पेशल स्किल्स एसेस की जाती है। फॉर एग्जांपल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, विजुअल पजल सॉल्व करना या स्पेशल रिलेशनशिप समझना। थर्ड कंपोनेंट है वर्किंग मेमोरी। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करना और मेंटली मैनिपुलेट करना, जैसे मेंटल अरिथमेटिक करते वक्त नंबर्स को याद रखना। चौथा है प्रोसेसिंग स्पीड। ये मेजर करता है कि कोई पर्सन सिंपल कॉग्निटिव टास्क कितनी स्पीड और एक्यूरेसी से परफॉर्म करता है। टुगेदर ये कंपोनेंट्स इंटेलिजेंस का प्रोफाइल बेस्ड असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं जो काफ़ी रियलिस्टिक होता है। सो व्हाट डज आईक्यू मेजर? यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है। लोग समझते हैं कि आईक्यू टेस्ट टोटल इंटेलिजेंस मेजर करता है। इन रियलिटी आईक्यू टेस्ट स्पेसिफिक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मेजर करते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निटिव एफिशिएंसी। आईक्यू टेस्ट क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, मोटिवेशन या मोरल रीजनिंग मेजर नहीं करते हैं। इसीलिए अगर किसी का आईक्यू स्कोर हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एरिया में सुपेरियर होगा। आईक्यू हमें ये बताता है कि स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में एक पर्सन का कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कैसा है, नथिंग मोर नथिंग लेस। लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आईक्यू टेस्ट। स्टैंडर्डाइजेशन इंटेलिजेंस टेस्टिंग का कोर फाउंडेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है टेस्ट को लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर एडमिनिस्टर करना ताकि नॉर्म्स डेवलप किया जा सके। फॉर एग्जांपल अलग अलग एज ग्रुप के लिए एवरेज स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल रैंक्स
एस्टेब्लिश किए जाते हैं। जब आप किसी इंडिविजुअल का IQ स्कोर देखते हैं तो वो स्कोर डायरेक्ट नंबर नहीं होता, बल्कि एक कंपैरिजन होता है इस ग्रुप के बाकी लोगों के कंपैरिजन में ये पर्सन कहाँ स्टैंड करता है। विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन IQ टेस्टिंग मीनिंगलेस हो जाता। सो स्टैंडर्डाइजेशन एंश्योर्स फेयरनेस एंड कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ IQ टेस्ट। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की, जो किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए इसेंशियल होते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। अगर सेम पर्सन को सेम कंडीशंस में बार बार टेस्ट दिया जाए तो स्कोर्स सिमिलर होने चाहिए। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी। क्या टेस्ट सच में इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है या कुछ और। मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट जैसे कि वेचलर स्केल्स हाई रिलायबिलिटी दिखाते हैं। वैलिडिटी भी अच्छी होती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हमेशा ट्रेंड प्रोफेशनल के थ्रू ही होनी चाहिए। गलत इंटरप्रिटेशन IQ स्कोर्स का मिसयूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ IQ टेस्टिंग। IQ टेस्टिंग का यूज़ मल्टीपल सेटिंग्स में होता है, जैसे कि एजुकेशन में लर्निंग डिफ़िकल्टीज आइडेंटिफाई करने के लिए, गिफ्टेडनेस असेसमेंट के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोसिस करने के लिए, न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, रिसर्च में कॉग्निटिव फंक्शनिंग को स्टडी करने के लिए। लेकिन हर जगह एक रूल सेम है। IQ स्कोर्स डिसीजन का एक पार्ट होते हैं, पूरा डिसीजन नहीं। IQ स्कोर्स लोगों के एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड पर ये सपोर्ट सर्विसेज प्लान करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड पर अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो हम लोगों को लेबलिंग करना, स्टिग्मे का शिकार होना, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं स्कोर से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन इम्पोर्टेंट है while we are talking about IQ. So as we have discussed, let's see the limitation of the IQ concept. IQ टेस्टिंग की कुछ क्लियर लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कल्चरल बायस एक मेजर कंसर्न है। हर टेस्ट हर कल्चर के लिए इक्वली फेयर नहीं होता है। IQ टेस्ट इंटेलिजेंस को सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को मेज़र करते हैं, होलिस्टिक पर्सनालिटी को नहीं। इसके अलावा मोटिवेशन, एंजाइटी और टेस्ट टेकिंग एटीट्यूड भी स्कोर्स को इफेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंस कैन चेंज विथ एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। Ethical concerns related to misuse and over-interpretation of IQ scores is one of the limitations of IQ concept. Let's see about the contemporary view of intelligence. मॉडर्न साइकोलॉजी इंटेलिजेंस को मल्टी डायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट मानता है। आज हम सिर्फ IQ पर डिपेंड नहीं करते। इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सब इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं। IQ एक यूजफुल टूल है, लेकिन फाइनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस नहीं। टू समराइज टुडेज लेक्चर, intelligence is a complex and adaptive psychological construct that plays a crucial role in learning, reasoning, problem solving, and adjustment to the environment. Psychology doesn't view intelligence as a single fixed trait. Instead, it is understood as a set of interrelated cognitive abilities that develop through interaction between biological potential and environmental experience. The concept of intelligence IQ or intelligence quotient emerged as a scientific attempt to measure certain aspects of intellectual functioning in a standardized manner, beginning with Alfred Binett's work on mental age, followed by William Stern's IQ formula, and later refined through deviation IQ and modern intelligence tests. The measurement of intelligence has evolved significantly over time. Contributions by psychologists such as Binet, Stern, Thurman, and Wechsler helped shift intelligence testing from a simple numerical score to a more meaningful profile of cognitive abilities.
especially through components like verbal comprehension, perceptual reasoning, working memory, and processing speeds. At the same time, it is important to remember that IQ does not measure the whole person. Creativity, emotional intelligence, motivation, social skills, and moral reasoning go beyond what IQ test can capture. इसीलिए IQ को हमेशा कॉन्टेक्स्ट, एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल बैकग्राउंड के साथ इंटरप्रेट करना चाहिए. In essence, IQ is a useful but limited tool. It helps us understand cognitive functioning, but it should never be to define a person's worth or potential. In the next video, we will build on this foundation and move towards theories of intelligence, where we will explore how different psychologists have tried to explain intelligence from various theoretical perspectives. Thank you for watching, and I'll see you in the next video.